राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, धारानगरी में राजा रूपसेन राज करते थे। उनके 3 मंत्री थे, ज्ञानी, धीरज और चतुर। ये तीनों बहुत ही विद्वान और नीतिज्ञ थे। एक दिन राजा ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। तुम तीनों को एक एक सोने की मोहर दी जाएगी। तुम्हें इसे ऐसे खर्च करना है कि वह व्यर्थ न जाए, बल्कि उसका सदुपयोग हो। 1 महीने बाद मैं तुम्हारे खर्च और काम का हिसाब लूंगा। तीनों मंत्रियों ने सोने की मोहर ली और चले गए। ज्ञानी ने जब सोने की मोहर प्राप्त की तो उसने इसके उपयोग पर गहन चिंतन किया। वह जानता था कि भौतिक संपदा क्षणभंगुर होती है, परंतु ज्ञान की संपदा अमर होती है। उसने सर्वप्रथम नगर के प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के पास जाकर उत्तम कागज, दुर्लभ स्याही और कई प्रकार की लेखनी खरीदी। फिर उसने राज्य के विभिन्न विद्वानों जैसे वृद्ध मंत्री, राजपुरोहित, न्यायाधीश और यहाँ तक कि साधारण किसानों से भी संवाद किया। प्रत्येक वर्ग के अनुभवों को उसने ध्यान से सुना और उन पर शोध किया। उसने विशेष रूप से राज्य की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे सूखे के समय जल संरक्षण, युद्ध काल में रसद प्रबंधन और व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा आदि। 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद ज्ञानी ने राजनीति सागर नामक एक विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें कृषि विज्ञान अध्याय में विभिन्न मौसमों में उगाई जाने वाली फसलें, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय, अर्थव्यवस्था अध्याय में कर संग्रह की उचित विधियां, व्यापार संतुलन बनाए रखना था। सैन्य रणनीति अध्याय में छापामार युद्ध के गुर, दुर्ग निर्माण कला की विधियां सम्मिलित की। न्याय प्रणाली अध्याय में विवादों का शीघ्र निपटारा, साक्ष्य संग्रह की विधियां सम्मिलित की। जब राजा ने इस ग्रंथ को देखा तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ज्ञानी, तुमने इस एक मोहर से ऐसा खजाना बना दिया जो हमारी अनेक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारा यह ज्ञानकोश हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धीरज ने मोहर प्राप्त करने के बाद सोचा कि इसका उपयोग कैसे किया जाए जिससे सर्वाधिक लोग लाभान्वित हों। वह नगर के बाहर उस बंजर क्षेत्र में गया जहां कई वर्षों से खेती नहीं हुई थी। उसने मोहर बेचकर प्राप्त धन से कृषि विशेषज्ञों से मिट्टी की जांच करवाई, 10 कुएं खुदवाए और एक छोटी नहर का निर्माण करवाया। स्थानीय जलवायु के अनुकूल उन्नत किस्म के बीज खरीदे, आसपास के गांवों से 30 मजदूरों को नियुक्त किया। धीरज स्वयं प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर खेतों पर पहुंच जाता था। उसने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उसने जैविक खाद का प्रयोग किया और फसल चक्र अपनाया। 1 महीने के भीतर ही वह बंजर भूमि हरी भरी फसलों से लहलहा उठी। इस परियोजना ने न केवल अन्न उत्पादन किया बल्कि 30 परिवारों को नियमित रोजगार मिला। आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर सुधरा। कृषि के नए तरीके सीखकर स्थानीय किसानों का ज्ञानवर्धन हुआ। राजा ने इस उपलब्धि को देखकर कहा, धीरज, तुमने मात्र एक मोहर से सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। यह सच्ची लोक सेवा है। चतुर ने मोहर प्राप्त करते ही व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया। उसने सोने की मोहर को गिरवी रखकर साहूकार से 10 मोहर उधार ली, फिर बाजार अनुसंधान कर विशेष मांग वाले सामानों की सूची बनाई। उसने नगर के मध्य भाग में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, फिर विदेशी व्यापारियों से संपर्क कर विशेष मसाले और रेशम खरीदा। उसने स्थानीय कारीगरों से हस्तनिर्मित वस्तुएं खरीदकर दुकान में सजाई। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट की योजनाएं बनाई। उसने जो भी लाभ अर्जित किया उसका 30% भाग नए सामान की खरीद पर खर्च किया। उसने 2 और छोटी दुकानें अलग अलग स्थान में खोली।
उसने निष्ठावान कर्मचारियों की टीम तैयार की। उसने जो भी लाभ अर्जित किया उससे साहूकार का कर्ज पूरा चुकाया। मूल सोने की मोहर वापस प्राप्त की। उसे शुद्ध लाभ के रूप में 15 सोने की मोहर प्राप्त हुई। राजा ने इस व्यापारिक कुशलता को देखकर कहा, चतुर, तुमने तो एक मोहर से धन का अंबार लगा दिया। तुम्हारी यह आर्थिक समझ राज्य के लिए वरदान है। तीनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। ज्ञानी ने भविष्य की नींव रखी, धीरज ने वर्तमान संवारा और चतुर ने समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। किंतु सर्वश्रेष्ठ वह है जिसमें सभी का समन्वय हो। राजा ने सोच विचार कर कहा, चतुर ने धन को बढ़ाकर उसका सर्वोत्तम उपयोग किया, इसलिए चतुर का काम सबसे उत्तम है। यह कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ क्या राजा का निर्णय सही था? यदि नहीं तो किसका काम सबसे अच्छा था? विक्रम ने गंभीरता से सोचकर उत्तर दिया, राजा का निर्णय अधूरा था। ज्ञानी का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान के बिना न धन का सदुपयोग हो सकता है और न ही अन्न का। ज्ञान ही मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है। चतुर ने धन बढ़ाया, लेकिन अगर उस धन का उपयोग गलत तरीके से होता तो वह समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता था। धीरज ने अन्न उपजाया जो जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के बिना अन्न भी व्यर्थ हो सकता है। इसलिए ज्ञानी का कार्य सर्वश्रेष्ठ है। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन क्या तुम यह नहीं मानते कि तीनों ने अपने अपने तरीके से राज्य की सेवा की? क्या एक के बिना दूसरे का महत्व अधूरा नहीं है? विक्रम ने कहा, निश्चित रूप से तीनों का योगदान महत्वपूर्ण है। ज्ञान, धन और अन्न, ये तीनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। लेकिन ज्ञान वह मूल है जो धन और अन्न को सही दिशा देता है। बिना ज्ञान के धन लालच और अन्न अपव्यय में बर्बाद हो सकता है। इसलिए ज्ञान सबसे ऊपर है। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम सचमुच महान हो विक्रम। तुम्हारे उत्तर से स्पष्ट है कि तुम न्याय और ज्ञान के सच्चे पुजारी हो। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य ने एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, धन और संसाधन तीनों का अपना महत्व है, लेकिन ज्ञान सबसे ऊपर है, क्योंकि वही हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। बिना ज्ञान के धन और संपत्ति का कोई मूल्य नहीं। इसलिए हमें सदैव ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।